साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो सहायक आचार्य की एक बहुत ही वृहद भर्ती इस समय चलायमान है। साथियों, हम भली भांति परिचित है, आप सभी विदित है कि उक्त परीक्षा में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के 3 प्रश्न पत्रों के संपन्न होने के उपरांत 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साथियों, यद्यपि वर्तमान में लिखित परीक्षा पे सभी अभ्यर्थियों का सर्वाधिक जोर है, तथापि प्रत्येक अभ्यर्थी के मन एवं मस्तिष्क में ये बात यदा कदा उभरती रहती है कि साक्षात्कार किस प्रकार होता है एवं साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, हिंदी विषय के संदर्भ में भी बहुत सारे विद्यार्थियों में इस प्रकार की जिज्ञासाएं मैंने देखी है कि साक्षात्कार कैसे होता है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मैं उक्त परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो मेरे जो मन एवं मस्तिष्क में भी इस प्रकार का जो संदर्भ है वो यदा कदा उद्भूत हो जाता था। तब मैंने देखा था कि साक्षात्कार किस प्रकार लिया जाता है, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, उक्त संदर्भ के आलोक में ही मैं मेरे अनुभव को आपके समक्ष रखूंगा कि मुझसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, साथ ही किन किन चीज़ों का हमें अनिवार्यतः ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा साक्षात्कार है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। तो साथियों, अभी हाल ही जो भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है उसका जो विषय हिंदी का जो साक्षात्कार है वो सितंबर 2022 में मेरा संपन्न हुआ था। साथियों, 2 चरणों में उक्त साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। जहाँ तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ 19 से लेकर 21 या 22 सितंबर के मध्य प्रथम चरण और उसके उपरांत 4 दिवस का अंतराल अर्थात अवकाश था। उसके बाद में 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर अर्थात 4 दिवस तक दूसरे चरण का साक्षात्कार हिंदी का चला था और मेरा 27 सितंबर को प्रथम पारी में साक्षात्कार था। लगभग 5 या 6 दिवस के पूर्व जो साक्षात्कार के समय का अपने को ज्ञात हो जाता है, समय एवं दिनांक के संदर्भ में। तो जब तारीख सुनिश्चित हो गई और समय सुनिश्चित हो गया, उसके बाद में मैं अजमेर के जो परिसर है वहाँ गया। प्रातःकालीन जो पारी थी उसमें सर्वप्रथम 9:30 बजे की उपस्थिति का समय हमारा निर्धारित था। वहाँ जाने के उपरांत जो भी हमारे साथ में जो भी वस्तुएं थी, खाने पीने की चीज़ें थी, उनको हमको एक जगह जमा करवाना पड़ा। उसके उपरांत हमें ऊपर लगभग 11 बजे के इर्द गिर्द ऊपर ले जाया गया, पुस्तकालय में बैठाया गया। पुस्तकालय में हमारे 3 समूह बनाए गए। जी हाँ साथियों, 3 समूह थे। हम 27 विद्यार्थी थे। 27 विद्यार्थियों को 9 के समूह में 3 भागों में विभाजित किया गया था। उसके उपरांत एक समूह में मुझे बैठा गया था और मेरा उसमें पहला अंक था। प्रमाण पत्रों का बहुत अच्छे से जांच की गई। जांच करने के उपरांत जब संतोषजनक जांच हो गई, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई, उस समय थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि जब हम प्रमाण पत्रों की जांच करवाते हैं, जो आवेदन पत्र के संग लगाए थे, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं उसी समय हमारे मन के अंदर एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी किसी स्थिति का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। उसके उपरांत साथियों, जो वहाँ का जो एक कर्मचारी महोदय वहाँ आते हैं और उन महोदय के साथ में हमें जाते हैं। 2 जनों को हमें ले जाया जाता है और जो साक्षात्कार का जो कक्ष था जिसके भीतर सदस्य एवं विशेषज्ञ बैठते हैं, उस कक्ष के बाहर हमें ले जाया गया। हम वहाँ बैठ गए। अब साथियों, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब साक्षात्कार कक्ष के बाहर आप प्रतीक्षा कर रहे हो और आपका ज्ञात हो कि मुझे साक्षात्कार देने जाना है, तो उस स्थिति में आप स्वयं कल्पना कर सकते हो कितना वो मुश्किल एवं कितना कठोरता से वो समय निकलता है। तो 5-7 मिनट के अंतराल में मुझे वहाँ बैठना पड़ा। उस समय हृदय की धड़कन अपने पूरे चरमोत्कर्ष में थी। अपने ईश्वर को मैं याद कर रहा था और उसी समय लंबी सांसें भी मैं ले रहा था। दीर्घ सांसों से मेरे को नियंत्रित करने में स्वयं को अत्यंत सरलता रही थी। तो उसी समय देखा एक महिला और 2 पुरुष कक्ष में भीतर प्रवेश करते हैं। उनके
शक्ल को देखने मात्र से मैं अनुमान लगा चुका था कि ये महिला संगीता आर्य मैडम है। तो संगीता आर्य मैडम अंदर गए, 2 सदस्य भी उनके साथ में गए। साथियों, जो साक्षात्कार कक्ष रहता है उसके ऊपर एक लाल बल्ब लगा रहता है। अंदर से जो साक्षात्कार लेने वाले जो सदस्य है वो बटन दबाते हैं, बाहर रोशनी होती है और उसी समय जो कर्मचारी है वो अपने को अंदर भेज देते हैं। तो इसी प्रकार मुझे अंदर बुलाया गया। दरवाजे को मैंने खोला और मैंने अनुमति प्राप्त की, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम मैंने दरवाजे को खोला और पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद में जो सदस्य महोदया थी उन्होंने मुझे अनुमति प्रदान की, जी हाँ आप अंदर आ जाइए, भीतर आ जाइए। उसके बाद में दरवाजे को मैंने बहुत ही सरलता से, सलीके से बंद किया और उसके बाद में मैं कुर्सी के निकट आके खड़ा हो गया। वहाँ पर उन सदस्य ने कहा जी आप बैठिए। उसके बाद में मैंने आभार व्यक्त करते हुए बैठा। साथियों, जैसे ही मैं कुर्सी के निकट आया, सर्वप्रथम मैंने सभी से अभिवादन किया, नमस्ते किया। उसके बाद में उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठा। उसके बाद में मेरा साक्षात्कार प्रारंभ हुआ। सबसे पहला जो प्रश्न मेरे से पूछा गया वो ये था साथियों कि आज का जो साक्षात्कार प्रारंभ हो रहा है उसके आज पहले अभ्यर्थी आप हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे सहज और अच्छा महसूस हो रहा है और हल्का सा मेरे जो मुख पर थी वो मुस्कान थी और इसका बहुत ज़्यादा कोई अतिरिक्त उत्तर भी देना संभव नहीं था। उसके उपरांत दूसरा प्रश्न मेरे से पूछा गया साथियों, वो बड़ा परिहास वंचन जैसा ही था। उनके पास जो दस्तावेज रहते थे उन दस्तावेजों को देखा और उन दस्तावेजों को देखकर कहा कि आपके उक्त दस्तावेज में जो चित्र लगा हुआ, फोटो लगी हुई, उसमें चश्मा लगा हुआ है, चश्मा नहीं लगा हुआ है और अभी आपने चश्मा पहन रखा। तो मैं मुस्कुराने लग गया। एक सामान्य सा क्रियाकलाप उस समय बने थे। उसके उपरांत उन्होंने पूछा कि आपने 10वीं कहाँ से उत्तीर्ण की और कितने प्रतिशत अंक आपके बने। दोनों के ही मैंने उत्तर प्रदान कर दिया कि मैंने यहाँ से 10वीं उत्तीर्ण की है और मेरे लगभग 80% के इर्द गिर्द मेरे अंक अर्जित हुए। इसके उपरांत मुझसे पूछा गया कि आपने 12वीं कब की, कहाँ से की और कितने प्रतिशत बने। तो साथियों, मैंने उसके भी उत्तर मैंने प्रदान कर दिए। उसके बाद में पूछा गया कि आपने स्नातक कहाँ से की और कितने प्रतिशत अंक अर्थात किस श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुए। तो मैंने इसका भी बता दिया। ये सामान्य से प्रश्न पूछने से मेरा जो आत्मविश्वास है वो सामान्य स्तर पर अच्छा थोड़ा, मैं उस परिवेश के अनुकूल स्वयं को मैं स्थापित कर चुका था। तदुपरांत विशेषज्ञों को वो आमंत्रित करते हैं कि आप इनसे प्रश्न पूछिए। विशेषज्ञ मेरे से सर्वप्रथम, साथियों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो साक्षात्कार होता है उसमें जो सर्वप्रथम जो पाले में गेंद डाली जाती है वो देने वाले के पक्ष में डाली जाती है, अर्थात आपको पहले आपकी रुचि पूछी जा सकती है। मेरे से भी इसी प्रकार की रुचि पूछी गई कि भाई आपको काव्य पसंद है, पद्य पसंद है अथवा गद्य पसंद है। यद्यपि ये अपने आप में बहुत विस्तृत क्षेत्र है, कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। हम इनको बहुत सामान्य क्षेत्र नहीं मान सकते। जैसे मेरे से पूछते हो कि भाई आपको कौन सा कालखंड पसंद है तो उसको हम सामान्य मान सकते हैं, पर ये अपने आप में एक विस्तृत दायरा था जिसको उन्होंने पूछा। तो मैंने उनको जवाब दिया, जी श्रीमान मुझे काव्य एवं पद्य दोनों पसंद है। यद्यपि मेरे ख्याल से मैंने दोनों चीज़ें वहाँ बोली, काव्य भी बोल दिया, पद्य भी बोल दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे एक ही क्षेत्र बोलना चाहिए थे, काव्य पद्य, तथापि मैंने उस समय जो मेरे मुख से निकला दोनों ही मैंने उच्चारित कर दिए। उसके उपरांत मेरे से तत्काल तपाक से वही प्रश्न पूछा गया, काव्य और पद्य क्या होता है। तो अब मैं एकदम से मानसिक रूप से उतना कोई तैयार नहीं था, तथापि मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, भाई काव्य अर्थात काव्य हेतु जो होता, काव्य के जो लक्षण होते हैं वही काव्य। तो मैंने कहा शब्दार्थ सहितम काव्य, शब्द और अर्थ का जो संयोजन है उससे निर्मित जो साहित्य है वही मतलब काव्य कहलाता। इस प्रकार मैंने अपने शब्दों में उत्तर देते हुए साथ ही कहा काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन शब्द का जिक्र किया था। उसी के ही अनुपालना में तो तत्काल उन्होंने मुझसे पूछ लिया, पुनः विद्यार्थियों अगला प्रश्न उनका ये था कि भाई ये काव्य प्रयोजन क्या होता है। तो मैंने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में बताया कि काव्य की रचना जिस उद्देश्य से की जाती है वो काव्य प्रयोजन कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई मम्मट के जो 6 काव्य प्रयोजन हैं या काव्य प्रयोजन के प्रकार बताए। तो मैंने 6 काव्य प्रयोजनों में चौथा काव्य प्रयोजन जैसे यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति और उसके उपरांत जैसे ही मैंने व्यवहार विद शब्द का उपयोग किया तपाक से उन्होंने बोला कि ये व्यवहार जो काव्य प्रयोजन है ये क्या होता है। तो साथियों में जैसे ही मैंने उसके अपने शब्दों में उत्तर दे रहा था कि व्यवहार
कि हम लोग जीवन के अंदर जो प्रचलित जो धारणाएं हैं, वेशभूषा है, खान पान है, भौगोलिक परिस्थितियां इत्यादि से संबंधित हम विषय वस्तु की जानकारी रखें, उनका साहित्य के माध्यम से जो रचना कर्म किया जाता है वो व्यवहारविद, ऐसे करके कुछ उत्तर मैंने दिया था। और उन्होंने पूछा कि हिंदी साहित्य की ऐसी कोई कृति बताओ जिसके माध्यम जिसमें व्यवहारविद को प्रधान प्रयोजन रखते हुए रचना कर्म को संपन्न किया गया। अब साथियों, सत्य बात बताऊं कि मैं इसके लिए किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से तैयार नहीं था। जी हाँ साथियों, मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अब यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति का तो ध्यान था, पर व्यवहार विद का ज्ञात नहीं था। तथापि मैंने उत्तर प्रदान किया, जी सर कामायनी। उन्होंने पूछा क्या कामायनी में व्यवहार विद प्रयोजन सिद्ध होता है, क्या आप अपने उत्तर पर सुनिश्चित है? तो मैंने पुनः कहा, जी हाँ सर, इसमें कामायनी में इस प्रयोजन की पुष्टि होती है, पूर्ति होती है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने कहा कि चूंकि महाकाव्य है और महाकाव्य में सभी जो काव्य प्रयोजन है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, अतएव ये भी कामायनी में भी व्यवहारविद है। इस प्रकार मैंने कहा। उसके बाद में वो संतुष्ट नजर आए थे। साथियों, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि वस्तुतः इसका उत्तर क्या होना चाहिए था। नीति काव्य और रहीम के जो दोहे हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, व्यवहारविद में ज्यादा। यद्यपि कामायनी बहुत अच्छा उत्तर है, पर व्यवहारविद के अंदर जहाँ तक संभव है नीति काव्य बोलना चाहिए था, और मैंने वहाँ नहीं बोला, ये सबसे अच्छा रहा। क्योंकि नीति काव्य बोलते ही सारी चर्चा वो रीतिकाल के इर्द गिर्द घूमती है। और सत्य कहूँ कि रीतिकाल पर मेरी तैयारी अच्छी थी, पर उतना सहज मैं महसूस नहीं कर पाता, अनुभूत नहीं कर पाता, जितना मैं कामायनी, छायावाद और भक्ति काल को मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था। और कहीं ना कहीं मेरे उत्तर देने से वो चर्चाएं उस रूप में आगे बढ़ रही। तो मैं आपको अवगत करा दूं, जब भी आप उत्तर प्रदान करें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसी उत्तर से आगे का प्रश्न निर्मित होगा। अतएव जब भी आप उत्तर दें, जब भी आपके साक्षात्कार रहे भविष्य में, तब आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो उत्तर दे रहे हैं उसी से ही प्रश्न का निर्माण होगा। अब मेरे से पूछा गया, उसके बाद में पूछा कामायनी आपने पढ़ी है क्या? तो मैंने कहा जी हाँ सर, मैंने पढ़ी है, और चिंता और श्रद्धा सर्ग बहुत अच्छे से पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि चलो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो मैंने अपने शब्दों में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया। फिर उन्होंने पूछ लिया, नहीं कहा आप श्रद्धा के कोई सौंदर्य का कोई जो छंद है उसका वाचन करके बताएं। तो मेरे को यकाएक जो मेरे दिमाग में वो छंद है वो उद्भूत नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा, निवेदन किया, सर चंद सेकंड में आपसे चाहूँगा, मुझे प्रदान कीजिए, चंद सेकंड दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और तत्काल ही मेरे मस्तिष्क में उभर गया कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा है मृदुल अत खुलांग, खिला ज्यों ही बिजली का फूल। ऐसे करके मैंने वो जो छंद है उसका सही रूप में वहाँ वाचन किया। तो यहाँ से जो पहला विशेषज्ञ है उनका कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने मुझे दूसरे विशेषज्ञ के पास में उनको कहा, भाई आप प्रश्न पूछिए। उसके बाद में दूसरे विशेषज्ञ ने प्रश्न पूछे, भाई छायावाद क्या है सबसे पहला। तो आप साथी देखिए, कामायनी पर चर्चा चलने के कारण वो जो चर्चा है वो छायावाद की इर्द गिर्द घूमने लग गई। छायावाद क्या है? तो मैंने कहा कि प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिकता का जो सौंदर्य का जो भान होता है वही छायावाद कहा जाता है। और इसी को लक्षणा के रूप में जिन कवियों के माध्यम से जो अभिहित किया गया उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। ऐसे करके मैंने अपने उत्तर को प्रदान किया। उसके बाद मैंने सोचा था इसमें कुछ कवि महोदय को लेकर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किंतु उन्होंने आगे प्रश्न पूछा, क्या छायावाद गद्य में है अथवा पद्य में? तो मैंने कहा कि भाई छायावाद पद्य में है। यद्यपि कुछ विद्वान इसको गद्य में भी मानते हैं, किंतु ये पद्य में ही विराजमान, पद्य में ही निहित है जहाँ तक मुझे ज्ञात है। अगला प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मुंशी प्रेमचंद पर छायावाद का प्रभाव दिखाई देता है? मैंने कहा जी श्रीमान, छायावाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने अपना उत्तर दे रहा था कि मुंशी प्रेमचंद की जो भाषा है वो आम हिंदुस्तानी है। जैसे मैंने आम हिंदुस्तानी भाषा शब्द बोला, उन्होंने तपाक से पूछ लिया ये हिंदुस्तानी क्या होता है? तो मैंने उत्तर प्रदान किया, भाई सामान्य देशज शब्दों और सामान्य जो क्लिष्ट जो शब्द हैं उनसे रहित जो भाषा होती है, जो सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, जिसमें हिंदी उर्दू शब्दों का समावेश रहता है, ऐसा कुछ बोला। और उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि हिंदुस्तानी जो भाषा है उसके समर्थक कौन कौन थे? मैंने उत्तर दिया, भी श्रीमान मुझे इस समय महात्मा गांधी का नाम याद आ रहा है। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े प्रशंसक थे। उसके उपरांत उनकी चर्चा आई थी सीधी भक्ति काल पर। उनसे मुझसे पूछा कि भक्ति काल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार है। तो साथियों अब देखो,
ये है मतलब सही चीज़ें। भक्ति कामायनी से चर्चा, छह आवाज से चर्चा अब भक्ति काल की ओर बढ़ी, क्योंकि वो भी स्वर्णीय युग है, हरियो भी स्वर्णीय युग है। तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में बताया कि हताशा और निराशा के उस काल में जो जनमानस था उसका भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। ऐसे करके कुछ मैंने अपने जो 3 या 4 जो चीज़ें बताई थी आचार्य शुक्ल जी ने, उसके हूबहू उसी रूप में मैंने वहाँ व्यक्त किया। तदुपरांत वहीं से उन्होंने पूछा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, तो उनका भी मैंने बताया कि एक स्वाभाविक विकास के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी जी मानते हैं, और उसका कटाक्ष करते हुए कहते हैं भी है कि यदि वास्तव में अगर विदेशी आक्रांताओं से ये अगर भक्ति काल का आगमन, भक्ति काल प्रारंभ हुआ तो फिर इसका उद्भव दक्षिण भारत की जगह उत्तर भारत से होना चाहिए था। ऐसे करके मैंने भक्ति काल के उदय के संदर्भ में आचार्य द्विवेदी जी के विचारों को प्रस्तुत किया। उसी समय मैंने से पूछा कि चलो ये बताइए कि आपकी नव जागरण के संदर्भ, ये अपने जो रामविलास शर्मा है वो भक्ति काल को किस नाम से कहते हैं, तो मैंने लोक जागरण काल का नाम दिया। उसके बाद में बताया कि रामविलास शर्मा जी अपने इसको नव जागरण को कितने भागों में बांटते हैं, तो मेरे को उस समय जो उत्तर आया था कि एक तो उन्होंने नव जागरण 2 समय माना, एक तो भक्ति काल में विदेशी आक्रांता आए थे उस समय, और इसके उपरांत जो भारतेंदु काल है उस पूर्व जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था तब से नव जागरण माना जाता है। यद्यपि वो मेरे ख्याल से वो कुछ और उत्तर जानना चाह रहे थे, ज़्यादा ऐसे संतुष्ट तो थे, पर मुझे थोड़ा लगा कि वो और उत्तर चाह रहे थे कुछ सुनना, पर मैं संतुष्ट था कि मुझे जो उत्तर याद था उन्होंने बता दिया। उसके उपरांत उन्होंने साथियों बड़ी विचित्र स्थिति बनी थी, उन्होंने पूछा था डॉक्टर इरफान क्या कहते हैं भक्ति काल के संदर्भ। तो डॉक्टर इरफान ने का पूछा तो मैं सुन नहीं पाया, तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर इरफान के बारे में, फिर भी नहीं सुन पाया, तो मैंने कहा क्षमा करें श्रीमान, मैं पुनः इस प्रश्न को सुनना चाहूँगा। तो वो दोनों जो सदस्य और इधर जो अपने विशेषज्ञ महोदय, तो दोनों हंसने लगे। फिर उन्होंने बोला कि भक्ति काल के संदर्भ में डॉक्टर इरफान क्या कहते हैं। फिर मैंने कहा क्षमा करें सर, मुझे इसका उत्तर ज्ञात नहीं है। अब साथ ये सोचिए कि 2-3 बार पूछने के उपरांत क्षमा याचना करना थोड़ा सा मेरे लिए जटिल रहा था, मैं थोड़ा मनोबल हल्का फुल्का गिर गया था। फिर मैंने क्षमा याचना उस समय कर ली थी। उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा चलो ठीक है कि इरफान कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये बताओ डॉक्टर गुलाब राय जी क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था श्रीमान डॉक्टर गुलाब राय है, गुलाब राय जी है, वो आचार्य शुक्ल जी की जो अवधारणा है उसी की ही मतलब उसी का ही समर्थन करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के उपरांत जनता के पास 2 ही मार्ग थे, या तो वो भोग विलास के साधनों में स्वयं को रद्द कर दे अथवा भक्ति मार्ग की तरफ अपने आप को लगाए। चूँकि भोग विलास के संपूर्ण साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार था, अतएव जो भक्ति मार्ग की ओर उनका बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे करके गुलाब राय का मैंने उत्तर प्रदान किया। तो साथियों इस प्रकार दोनों विशेषज्ञों ने मेरे से प्रश्न पूछे। उसके बाद में वापस से संगीता मैडम ने मेरे से प्रश्न पूछे कि भाई आपने स्नातक कहाँ से की थी, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के नाम से बताया। तो उन्होंने पूछा कि आप जिस स्थान के निवासी हो विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ की कुछ 3 विशेषता ऐसी बताइए जो पूरे राजस्थान में भिन्न है। उन तीनों विशेषताओं को मैंने बताया। उसके उपरांत आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है, अजमेर से सांसद कौन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे प्रश्न पूछे। उसके बाद में मेरे से पूछा कि आप अजमेर के निवासी हो, अजमेर का कोई संबंध बताइए। तो मैंने पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किया था। तो पृथ्वीराज रासो से उन्होंने पूछा रासो क्या है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा डिंगल और पिंगल क्या है। जी हाँ साथियों, मैं बता रहा हूँ, संगीता आर्य मैडम जो बोर्ड के सदस्य, उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछे थे। उसके बाद में उन्होंने पूछा भाई त्यागपत्र जो उपन्यास है उसकी संवेदना क्या है वो बताइए। तो मैंने त्यागपत्र उपन्यास की जो संवेदना है वो उनके समक्ष व्यक्त की। उसके बाद में मेरे से पूछा कि जो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसमें जो प्रमोद है उसने त्यागपत्र क्यों प्रदान किया, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। ये कुछ साथियों प्रश्न थे जो मेरे से साक्षात्कार कक्ष के भीतर पूछे गए थे। इसके साथ ही संगीता मैडम ने ये भी पूछा था कि आपने नेट और जेआरएफ कर रखा है तो पीएचडी क्यों नहीं की, ये भी प्रश्न पूछा। साथियों इस प्रकार लगभग मेरे, जहाँ तक मैं स्मृति तंत्र से याद कर पा रहा हूँ, लगभग 30 से 32 प्रश्न मेरे से पूछे गए। और मैं साथियों मैं आपको कह सकता हूँ कि जब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो तीनों जो सदस्य बैठे हुए थे, विराजित थे, वो तीनों ही मेरे उत्तर से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे। और उनकी संतुष्टि देखकर मेरा हृदय भी बहुत संतुष्ट उस समय हो रहा था। ये मान लीजिए जैसे जैसे साक्षात्कार आगे बढ़ता गया वैसे ही मेरे जो संतुष्टि है उसका स्तर भी निरंतर बढ़ता गया था।
अंत में मेरे को संगीता मैडम ने कहा था कि चाहिए आप बोर्डों पे जाके कुछ पढ़ाइए। जब मैं खड़ा हुआ और जाने लगा तो मुझे एकदम से लगा कि मैडम कह रहे हैं कि भाई आप ये टॉपिक पढ़ाइए। तो वो कुछ बोलते बोलते मेरे को उन्होंने ऐसा कह दिया कि चाहिए आप अपनी रुचि जो भी आपको अनुकूल लगता है, जो भी आप तैयार करके आए हैं उसको पढ़ें। उसके उपरांत मैंने सूरदास का जो संयोग वात्सल्य का जो चित्रण है उसको संगीतमयी विधि से पढ़ाया था। मुश्किल से 40 सेकंड या 50 सेकंड में पढ़ाया था और पद्य का वाचन किया था संगीत से। और उन्होंने कहा ठीक है, आपका साक्षात्कार पूरा हुआ है बेटा, आप जा सकते हैं। और तीनों के चेहरे थोड़े संतुष्ट थे। मुझे बहुत खुशी हुई साथियों। लगभग 30 से 32 प्रश्न इस 20-1 मिनट के साक्षात्कार में पूछे गए। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे प्रश्न पूछ लिए गए, पर मुझे भी यकीन नहीं होता है। पर तत्काल जैसे ही प्रश्न पूछा, इधर से उत्तर दिया, उत्तर पूरा होता उससे पहले ही प्रश्न पूछ लिया जाता, फिर मैं उत्तर बोलता, फिर प्रश्न पूछ लिया था। इस प्रकार वो आपके उत्तर से ही प्रश्न निकालने का क्रम अनवरत जारी रखते हैं। अब साथियों, मैं इस साक्षात्कार से जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा हृदय अत्यंत गदगद था। मैंने अपने संकेतों को इस प्रकार बनाया खुशी का। उसी समय वहाँ जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ है, आपको शुभकामनाएं। मैं भी प्रसन्न था और वाकई मुझे लगा साक्षात्कार में मुझे अच्छे अंक भी मिले होंगे। अभी तक अंक जारी नहीं किए गए हैं। साथियों, आपको बता दूं कि साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको सहजता अत्यंत अनिवार्य है। जितना आपके अंदर मनोबल रहेगा, मन का बल है, अतः आपके मन के अंदर जो बल है वो क्षीण नहीं होना चाहिए, वो मनोबल बना रहना चाहिए। साथ ही साथ इतने सहज रहें आप। हो सकता है आपको 1 प्रश्न नहीं आए, 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, 4 नहीं आए और आपको क्षमा याचना करनी पड़े, तब भी आपको धीरवान होकर वहाँ पर ठहरे रहना है। अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि जैसे हम मनोबल कमज़ोर करते हैं हमारी शक्तियाँ स्वतः ही कम हो जाती है। तो एक तो सहजता और अपने मनोबल को स्थिर बनाए रखना, और एक है साथियों खूब सारा अभ्यास। साक्षात्कार के लिए जितना अभ्यास किया जाए उतना कम है। मैं तो अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अभी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी संदर्भ, अवधारणाएं, प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं हैं उनको भली भांति तैयार करते हुए आगे बढ़ते जाए। एक और मैं एक विशेष बात बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर हमने लगभग शुरुआत में साक्षात्कार की तैयारी के लिए एक समूह बनाया था। उसमें खूब सारे अभ्यर्थी जुड़े थे और हमने वर्ष भर तक इसकी तैयारी की थी, किंतु अभ्यर्थियों ने तैयारी ज़्यादातर ने उस समूह का त्याग कर दिया था। ऐसे करते करते हमने जो तैयारी करने वाले थे वही उस समूह में रहे थे। लगभग 60 सदस्य हम समूह में थे साथियों। टेलीग्राम का एक प्रसिद्ध चैनल था जो हिंदी के जो विद्यार्थी उनमें काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, हिंदी सहायक आचार्य साक्षात्कार के नाम से। तो उसके माध्यम से हम क्या करते थे, रोज हम साक्षात्कार लेते थे और देते थे। जैसे आज मैंने साक्षात्कार दे दिया तो कल मुझे साक्षात्कार लेना है। ऐसा करके वीडियो चैट के माध्यम से सबसे पहले इकाईवार योजना के अनुसार हमने तैयारी की। जैसे आदिकाल पर साक्षात्कार ले लिया, फिर भक्तिकाल, फिर उसके बाद में इकजाई करके हम लास्ट के 4-5 महीनों में साथियों पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम से साक्षात्कार लेने लग गए थे। इससे बहुत ही अच्छा हमारा अभ्यास स्थापित हो चुका था। और मैं आपको उसका परिणाम भी बता दूं, हमारे जो 60 सदस्यों के उस समूह में से लगभग 30 से 35 सदस्यों का चयन अंतिम रूप से लोक सेवा आयोग की जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें सहायक आचार्य के पद पर चयन हुआ था। और हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी क्योंकि उस अभ्यास का ही नतीजा था। तो आप भी जब भविष्य के अंदर जब लिखित परीक्षा दे लें तो उसके तत्काल बाद में अंकों को मिलाने के बाद में आपको लगे जिस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट बता रहे हैं कट ऑफ की, तो उसके अनुरूप आप जिसके अंक 10-15 अंक ज़्यादा है तो वो अपनी तैयारी को भली भांति प्रारंभ कर दें। तो साथियों, मैं खूब सारी आपको शुभकामना देना चाहूँगा। इस वीडियो को प्रस्तुत करने के पीछे ये उद्देश्य है कि आप लिखित परीक्षा के साथ में भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहें। अर्थात आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व को रखें कि मैं साक्षात्कार की भी तैयारी करता रहूं। साथ ही साथ विद्यार्थियों में जिज्ञासा का जो भाव रहता है उसके भी इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से निवृत्ति होगी। तो साथियों, 2 ही चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा सहज रहें, आत्मविश्वास खूब सारे रखें। साथ ही साथ अभी जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो भी पारिभाषिक शब्दावली आती है, जो हिंदी के विशेष शब्द है, उसको अधिगम करने का प्रयास करते रहें ताकि भविष्य के अंदर जब साक्षात्कार दें तो वो शब्द स्वतः ही आपके मुख से उच्चारित हो सके, मुखरित हो सके। तो सर्वप्रथम अभी तो जो लिखित परीक्षा उसके लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।